अच्छा, अभी हम जो है वो अब साइन वेव को थोड़ा सा डायग्नोस कर रहे थे और फिर एफएफटी से देख रहे हैं कि साइन वेव से जो हम स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे होते हैं जनरली एफएफटी वो कैसे आ रहा है। तो साइन वेव पे यूनिट्स की बात कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड की हमने देखी थी, एम्पलीट्यूड कि भाई एम्पलीट्यूड जो है ना वो एक तो ये हो सकता है कि आप बिल्कुल बॉटम से टॉप तक का देख रहे हैं, तो एक हम एम्पलीट्यूड देख रहे हैं कि ये जो वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे थे कितना उसकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी कितनी है, मैग्नीट्यूड क्या है, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है कि भाई कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है वो। सो एम्पलीट्यूड जो है वो मेजर हो सकता है एक तो पीक टू पीक, ठीक है, कि बॉटम पीक से टॉप पीक तक, सेंट्रल लाइन से टॉप पीक तक, तो वो पीक एम्पलीट्यूड कहलाएगा। फिर ये दो टर्म्स आरएमएस और एवरेज की बात करते हैं, ये तो एक सिंपल कि भाई पीक से पीक तक। अच्छा, जनरली हम जो यूज कर रहे होते हैं मोस्टली जाते हैं आरएमएस, द रूट मीन स्क्वायर, ये यूज हो रहा होता है कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। हम जनरल लिमिट क्या बता रहे होते हैं कि यार किसी भी फैन में अगर 4 मिलीमीटर पर सेकंड है, 5 मिलीमीटर सेकंड है, दैट्स द लिमिट, यानी 4.5 मिलीमीटर पर सेकंड आईएसओ के मुताबिक एक जनरल फैन की लिमिट्स है। तो 4.5 मिलीमीटर सेकंड पर सेकंड क्या है, वो आरएमएस की वैल्यू होती है। 4.5 मिलीमीटर पर सेकंड आरएमएस जो है ना वो उसका एम्पलीट्यूड हो तो दैट्स अलाउएबल, ऐसे हम बात करते हैं ना। तो जो आरएमएस है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये रूट मीन स्क्वायर होता है, यानी इसकी फॉर्मूलेशन है विद रिस्पेक्ट टू पी। ये एक ऐसे कहलाता है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ पीक होती है। तो उसका बेसिकली ये जो है ना ये सिस्टम के अंदर ये कांस्टेंट नहीं होती, ये कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, कुछ एक एक। तो इसकी वजह से हमें ये आरएमएस या एवरेज पे काम करना पड़ता है। एवरेज जनरली यूज नहीं होता, आरएमएस यूज होता है। तो बस हम इसको आते हैं आरएमएस के ऊपर कि आरएमएस जो है ना ये 0.7 ऑफ द पीक, 0.707 ऑफ पीक होता है कि आप देखो पीक से 70%, तो ये आरएमएस की वैल्यू नोट की जा रही होती है 40% है। और ये सब बस बात है, तो आप इसका इतना बस हम रख रहे होते हैं कि ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। जनरली ये आरएमएस पीक और पीक टू पीक ये यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। 220 हमारा आ रहा होता है, ये भी आरएमएस वैल्यू होती है ना, 220 वोल्टेज जो है। हाँ, ये भी आरएमएस वैल्यू होती है, मगर वो हाँ वही वोल्टेज करंट जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं सारी फिर मेजरमेंट्स इन्हीं की बेसिस पे हो रही होती है। तो वो आरएमएस भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एसी सिग्नल्स के अंदर, एसी सिग्नल्स के अंदर ज्यादातर आरएमएस यूज होते हैं। अच्छा, अब मामला कहाँ है कि ये जो अब ये साइन वेवफॉर्म इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे होते हैं। जब टाइम वेवफॉर्म हम जब स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे होते हैं, जो भी हमारे पास, अब हम सेंसर से डाटा ले रहे हैं ना, तो सेंसर से डाटा समझो ये आ रहे हैं, किसी स्पेक्ट्रम का ऐसा होगा, किसी ऐसा होगा। स्पेक्ट्रम हम इसको स्टडी नहीं कर रहे होते, बट हम उसकी जगह एफएफटी स्टडी करते हैं। तो इसमें मसला कहाँ है, क्यों ऐसे स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अब ये बेसिकली क्या है कि एक मोटर है, उस मोटर के अंदर 10 चीजें होंगी, शाफ्ट है, बेयरिंग्स हैं, स्टेटर है, रोटर, आर्मेचर, उसकी वाइंडिंग, हर चीज, केसिंग, बहुत सारी चीजें हैं। अब बेसिकली हर चीज वाइब्रेशन अपनी अपनी कर रही है। हर उसका बॉडी पार्ट, पूरी मोटर को अगर डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ें, हर पार्ट वाइब्रेट कर रहा है, हर पार्ट का अपना ये एक सिग्नेचर है। कितने सिग्नेचर हो गए, 10-12 सिग्नेचर हैं। 10-12 सिग्नेचर आपको तो एक ही मिल के दिखेगा। बेसिकली 10-12 सिग्नेचर एक साथ एक दूसरे के साथ मिल जाता है, वो मिल के ऐसी शक्ल बनती है जो एक्चुअल में आपको दिख रही होती है। तो हमें जो सिस्टम के एनालाइजर के ऊपर या किसी भी जगह हो, जो भी एनालाइजर है, कोई भी सिस्टम है, उसके ऊपर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का वेव सिग्नल दिखता है। ये सिग्नल जो है ये मुश्किल सिग्नल हो गया, क्योंकि इसमें 10-12 चीजें मिली हुई हैं। जितने बॉडी, जितने मोटर के पार्ट्स हैं, जितने पंप के पार्ट्स हैं, वो सारे एक दूसरे से मिलके एक सिग्नल बना देते हैं। जितने मल्टीपल होंगे सारे मिलके कॉम्प्लेक्स सिग्नल बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स सिग्नल से आपको स्टडी ये करना है कौन सा पार्ट खराब है, ये नहीं पता कर सकते, मुश्किल हो जाता है। पता करने वाला पता कर भी सकता है, मगर वो मुश्किल काम है। तो हम उसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, एफएफटी में कन्वर्ट कर देते हैं। एफएफटी होती है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जनरली टर्म क्लाइंट देता है कि भाई फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, आप एफएफटी, हमें एफएफटी दे देना, ठीक है, कि यार वो मतलब जब वो कहेगा ना कि यार कोई एनालिसिस किया है, तो वो बताएगा कि यार इसका एफएफटी दिखा दो या इसका एफएफटी दे दे रिपोर्ट में। तो वो एफएफटी क्या है, जो उसकी सही पिक्चर्स प्रेजेंट करेगा कि एक्चुअल में मसला कहाँ है, उससे मसले
डायग्नोस किए जाते हैं। ये स्पेक्ट्रम आया, इस स्पेक्ट्रम से सिस्टम ये एनालाइजर खुद उसे एफएफटी में कन्वर्ट कर देता है। एफएफटी में क्या होता है, जो ये यहाँ नीचे स्केल है ना, ये बेसिकली ये क्या है, यानी ये टाइम का स्केल है, नीचे ऊपर वाला एम्पलीट्यूड का स्केल है, वर्टिकल वाला। तो ये अब एफएफटी में क्या हो जाता है, ये वर्टिकल एम्पलीट्यूड, तो वर्टिकल एम्पलीट्यूड वर्टिकल ही रहता है, जो नीचे का टाइम स्केल है उसको चेंज करके फ्रीक्वेंसी के स्केल में कन्वर्ट कर देता है, तो फ्रीक्वेंसी का स्केल बन जाता है। फ्रीक्वेंसी के स्केल से आपको अब हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी थी, बेसिकली एम्पलीट्यूड तो फिक्स ही था जितनी पीक है, मगर बेसिकली ये जो नीचे के स्केल का टाइम वाली चीज थी वो टाइम वेव फॉर्म बन गई। अगर उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म बन गया, इससे फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम बन गया, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ही एफएफटी होता है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में बेसिकली हम ये मालूम करते हैं, ये जैसे ये सब लिखा हुआ है ना, ये अब ये जैसे इसमें ये आ रहा है हर्ट्ज में है, इसका मकसद है कोई ऐसी चीज है हर्ट्ज में, 1 हर्ट्ज पे है, उसका एम्पलीट्यूड है 1.5 से ऊपर है, 1.7 कुछ है, 1.5 और 2 के दरमियान है, और कोई एक ऐसी चीज है जो 8 हर्ट्ज पे चल रही है, 8 हर्ट्ज उसकी स्पीड और उसका एम्पलीट्यूड 1.5 है। आपको पता ये चला कि जो भी चीज 1 हर्ट्ज पे है वो ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, जो भी चीज 8 हर्ट्ज पे है वो जरा कम वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो इससे बेसिकली एक आइडिया मिल गया ना कि यार अरे ये दो चीजें, ये दो चीजों में से खराब ज्यादा वाइब्रेशन कौन कर रही है क्रिएट, वो ये कर रही है, तो वो ही खराब है। अब चलो बेसिक आइडिया आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, मोटर और पंप एग्जाम्पल ही दी हुई है, मोटर और पंप, मोटर है, बेयरिंग है, पंप है, मोटर वाले को इसने येलो से कलर शो किया है, तो ये येलो स्पेक्ट्रम साइन वेवफॉर्म मोटर का है, बेयरिंग का एक दे दिया, एक रे, पंप का एक है। एक्चुअल में इसमें भी बहुत सारे होंगे बट अभी एक एक ही पकड़ो, मोटर का एक, बेयरिंग, पंप, इसमें से कौन सी चीज का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है? हमें जैसे दिखने में मोटर ही दिख रही है ना, मोटर का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं चलो मोटर खराब है, मतलब फिर भी बेसिक आइडिया मिल गया। सही है, इसमें अपनी लॉजिक्स हैं बट ये कि अभी इतना हद तक भी काफी है कि हाँ यार मोटर का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है तो मोटर में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, फिर बेयरिंग में सबसे कम है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का, फिर ये पंप के वेव्स है ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो दो चीजें सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड क्रिएट कर रही हैं वाइब्रेशन में, सबसे ज्यादा जो भी एक वाइब्रेशन की वैल्यू हमारे पास टोटल आती है वो बेसिकली इन सब का कॉम्बिनेशन ही है। हमें तो ये टोटल दिखी क्या 10 है, अब क्या 10 में किस चीज का कितना है, मोटर वाइब्रेट कर रही है, पंप वाइब्रेट कर रहा है, मोटर के जितने पार्ट्स हैं वो कौन कौन वाइब्रेट कर रहा है। तो स्पेक्ट्रम में अच्छा ये तो वेव फॉर्म में दिख रहा है, अब वेव फॉर्म तो मैंने कहा हम दिख ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ही 3 डायमेंशन दिखा रहे हैं। वेव बेसिकली वेव फॉर्म आप इसी ब्लॉक को अगर इस तरह, ये टाइम है अगर यूं तो ऐसे वेव फॉर्म ऐसे इसके, हम इसी इसको ऐसे देखें कि ये फ्रीक्वेंसी वाले, इसको यूं घुमा के अगर देखें फ्रीक्वेंसी वाले में इसकी पीक्स दिखेगी, अगर इस तरफ से देखें हम इसको तो हमें ये सीधी लकीरें दिखेंगी सिर्फ, ये जो ये फ्रीक्वेंसी है इसमें कम फ्रीक्वेंसी वाले की इतनी लंबी लकीर है, फिर थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी इतनी लंबी लकीर, इसकी इतनी लंबी लकीर, ये ऐसे दिखेगा। उसी सर्कल को बस सिर्फ यूं घुमा के देख रहे हैं, आपको तो 2 डायमेंशन दिख रहा है ना, एक तरफ से ऐसे देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है नहीं पता समझ में आ रहा, तो बेसिकली पीछे यही है, पीछे वो वेव्स हैं, तो वेव्स को एक शक्ल में देखना, सिर्फ घुमा के, उसको घुमा के देखा तो हमें ये पीक दिखी कि ये मोटर वाले की इतनी लंबी पीक थी, बेयरिंग की छोटी पीक थी, इसकी बड़ी भी, हमने कहा यार मोटर में मसला है, मोटर की पीक लंबी है, तो ये एम्पलीट्यूड डिवाइड हो गया। फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म में सारे वेव फॉर्म को बेसिकली फ्रीक्वेंसी वाले स्केल पे लगा दिया जाता है, उसको उसकी पीक देख लेते हैं, वो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होता है, एफएफटी होती है। एफएफटी से हम बताते हैं एफएफटी, बेसिक एफएफटी देखना आना चाहिए, तो आप ये पता चले कि अनबैलेंस है या मिसअलाइंड है या कौन सा मसला है। अब वो थोड़े से मसले अभी हम करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, कोई भी आप कहीं जा रहे होते हो तो सबसे पहली चीज आपको ये स्पेक्ट्रम ही दिखता है, स्पेक्ट्रम को देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम को देख के हम मसले पे आते हैं। अब इसके अंदर हमें ये बताता तो चीज को पता करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस फ्रीक्वेंसी में चलता है, अब वो चलने के बजाय किस फ्रीक्वेंसी में उसका स्पेक्ट्रम में किस फ्रीक्वेंसी पे शो होता है, अब हम वो बात करेंगे। अब ये जो है ना चीजें फ्रीक्वेंसी के अलावा एक और यूनिट में बताई जा सकती है, वो होता है ऑर्डर्स।
ऑर्डर ऑफ रनिंग स्पीड। हम बहुत दफा स्पेक्ट्रम अगर होता है, स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी, जैसे तुम बात कर रहे थे यार 1x 2x 3x, 1x पे है तो बैलेंसिंग, तो ये 1x क्या चीज़ है, 3x ये x क्या होता है, तो अब हम उस पे आते हैं। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो तो समझ में आया कि वो स्पीड है बेसिकली, रोटेशंस पर मिनट या साइकिल पर मिनट वो स्पीड बता रहा है। वो फ्रीक्वेंसी को ही हम कन्वर्ट कर दें ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर में कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि स्पीड के मल्टीप्लाई, यानी किसी चीज की अगर किसी मोटर की स्पीड है 1500 आरपीएम पे, मेन मोटर की शाफ्ट जो है 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, तो हम ये कहें कि भाई 1500 आरपीएम उसका क्या है 1x, 1500 इज 1 टाइम 1500 का 1 टाइम, वो 1500 ही होगा, तो 1x बेसिकली उसका 1500 है, तो उसका 2x क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 3000 पे, ये नीचे फ्रीक्वेंसी के स्केल पे जो 3000 है वो उसका 2x होगा। पहला 1x 1500 पे, दूसरा 3 है 2x 3000, थर्ड 3x 4500, 4x 6000, इस तरह से वो मल्टीप्लाई ऑफ दैट स्पीड चलता रहेगा। 8x का मकसद है जो भी पहली स्पीड थी उस स्पीड का 8 टाइम मल्टीप्लाई। जो फॉल्ट है वो बेसिकली मल्टीप्लाई में ही शो कर रहे होते हैं अपने पीक्स। कोई फैन बैलेंस कर रहा है तो 1500 आरपीएम पे ही बैलेंस कर 1x पे बैलेंस होगा। हां 1x पे मतलब नहीं, देखो एक तो उसकी रनिंग स्पीड है, आपने 1000 पे चलाया हुआ है, 1000 अनबैलेंस जो है वो 1x पे फॉल्ट शो करता है, दूसरा कोई फॉल्ट दूसरी जगह होगा। 1x पे अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड आ रहा है ना, ज्यादा बड़ी लंबी पीक है, बड़ा एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा चांस इसके ये है कि वो अनबैलेंस है सिस्टम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो डेटा लिया है वो 1500 आरपीएम पे चल रहा था सिस्टम हमारा। हाँ। अब वो जब हम उसका एनालाइज करें तो एफएफटी जब देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो पीक आ रही है ये 2x पे आ रही है, मतलब 2x। अभी समझो, अभी पहले समझो, बोलो कि 1x पे आ रही है, पहले बोलो वही कि 1x पे आ रही है। 1x पे आ रही है तो मसला तो है ही नहीं ना, कोई नहीं है ना, अनबैलेंस का अनबैलेंस के मसला है ना। हाँ पहले तो उसको तो करो ना क्लियर, सही बोल रहे हो ना सारी चीजें। पहले चीज ये, हमने एक मोटर, एक फैन को चेक किया, हमें पहले ही सबसे पहला काम हमें यही चेक करना है, हमें सबसे ज्यादा काम भी इसी को चेक करना पड़ता है ना कि फैन अनबैलेंस है या नहीं है। तो पहला चीज यही चेक करनी है एफएफटी पे कि हमने अगर ये पता है कि ये फैन 1500 पे चल रहा है और हमें जो बैलेंसिंग की उसपे होती है विंडो या हमारे, तो उसमें पता भी चल जाता है कि वो 1500 की स्पीड पे है, पहले तो 1500 पे है, तो 1500 पे है और हमने एफएफटी में देखा कि 1500 पे ही सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली पीक है, बाकी कम है। बाकी अभी जो भी है वो अलग चीज है, 2x 3x था। हमने देख लिया कि 1500 पे 1x पे ही मतलब सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब ये सिस्टम में अनबैलेंस सबसे ज्यादा है, अनबैलेंस का प्रॉब्लम है। इस फैन में अनबैलेंस का प्रॉब्लम है, हम बैलेंसिंग कर लेंगे। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा टारगेट यही होगा कि ये जो 1x पे एम्पलीट्यूड है ये कम हो जाएगा, तो बैलेंसिंग करेंगे उसके बाद चेक करेंगे तो कम हुई भी होगी। हाँ वो होती है, बट हम बात करते हैं अभी उसकी आगे, पहले अनबैलेंस को ही पकड़ते हैं। सब चीज जो 1x पे हम डाल देते हैं वो भी अनबैलेंस है, सबका ताल्लुक है, मगर अभी हम आसान रखते हैं, अभी हम बात यहाँ तक ही रोकते हैं, कोई दूसरी चीजें इंक्लूड नहीं करते। अभी हम ये रोकते हैं कि बस अनबैलेंस है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सिर्फ अनबैलेंस है। 2x के बारे में अब हम क्यों डिस्कस करते हैं, हम 2x पे क्यों डिस्कस करते हैं, आगे हम बात करेंगे। अगर इसके साथ करेंगे ना हम कंफ्यूज हो जाओगे, आगे करेंगे हम बात। हम जो भी है उसकी अपनी फॉल्ट है, अनबैलेंस फॉर 1x। अब 2x क्या है, दूसरा कोई फॉल्ट होगा जो 2x को कर रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो ये करते हैं कि ये ऑर्डर वाली और पीक क्या, ऑर्डर भी समझ में आया कि भाई ऑर्डर जो है ना वो स्पीड का ही मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब ये पीक्स किस किस तरह की हो सकती हैं, तो ऑर्डर्स में ही, ऑर्डर में अगर हम ऑर्डर्स में बात करें तो किस किस तरह की पीक्स हो सकती हैं, तो वो 3 तरह की, सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस। सब सिंक्रोनस पे सबसे पहले आ जाते हैं। सब सिंक्रोनस क्या होती है कि जो आपकी रनिंग स्पीड से कम हो। रनिंग स्पीड एक मोटर की स्पीड वो क्लाइंट बता देता है ना, या आप बैलेंसिंग वाली विंडो में चेक कर सकते हो, या उस तरह वो चेक करोगे कि भाई इसकी ऐसे रनिंग स्पीड कितनी है। अगर ये 1500 आरपीएम की मोटर है, उसकी रनिंग स्पीड 1500 नहीं होगी, उससे थोड़ी सी कम ज्यादा होगी, 1480 होगी, 1490 होगी, या 14 कम होती है थोड़ी सी, बस ऊपर नहीं जाएगी। 1500 वाली मोटर
मोटर पे लिखा होगा 1500 आरपीएम, चल रही होगी 1485, 1480, 90 इतने दरमियान पे। वो कम क्यों होती है वो एक डिफरेंट है, बट कम होगी, वो उसकी रनिंग स्पीड होगी। अब आपने ये देख लिया कि वो 1x है ना रनिंग स्पीड, उससे कम FFT में अगर 1480 या 1x पे आपने वही 1480 उसको सिस्टम को बताया होगा कि इसका 1 जो है वो 1480 है, तो वो फिर उसको इस तरह नीचे कन्वर्ट करेगा 1 2 3 में, वरना वो आपको दिखाएगा 15 ये 0 से 1480 ही दिखाएगा। फिर इस तरह वो तो आरपीएम पे सीपीएम वाला स्केल पे दिखा रहा होगा नीचे। अगर आपने उसे बता दिया कि उसकी रनिंग स्पीड 1480 है और इसको ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो तो ऑर्डर में दे देगा, ठीक है, एनालाइजर ऑर्डर में देगा। ऑर्डर के अंदर हम जो देख लेंगे कि जो नीचे वाला है वो सब सिंक्रोनस है, जो रनिंग स्पीड के मल्टीप्लायर है वो कोई 1480, फिर अगला उसका मल्टीप्लायर 2860, 2960, इस तरह वो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 वो खुद ही उसको ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको आरपीएम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 3 का करोगे जो उसका 1 2 3 4 10 तक जो जितने भी 10 नहीं जितना तक वो जो मल्टीप्लाई है वो सारे सिंक्रोनस कहलाएंगे, और वो 1 2 3 1x 2x 3x 4x 5x ऐसे चलेंगे। और जो इनके बीच में कोई हैं वो नॉन सिंक्रोनस होंगे, कि जो ना वो ऑर्डर में नहीं आ रहे, 1480 का ऑर्डर नहीं है, वो कोई और है, कुछ और है, ठीक है। तो 1.5x होगा, 1.2x होगा, 2.3x होगा, वो कुछ और है, पॉइंट्स में है, 1 और 2 होल नंबर्स में नहीं है, तो वो नॉन सिंक्रोनस होंगे। तो ये तीन चीजों में टूट गया पूरा स्पेक्ट्रम, तीन तरह की चीजों में टूटेगा, तीन पीक्स में टूटेगा, सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस। ये तीनों जरूरी है सारे फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब ये फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज और ये बेसिकली फॉल्ट्स हैं, इस पे मैं अभी नहीं जाता हूँ, तो फॉल्ट्स के साथ ही बात करते हैं, सही है। तो फॉल्ट्स हैं बेसिकली सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस, बता देते हैं यहाँ पे, अभी इसमें वो स्लाइड नहीं है बट हम इसको बता रहे हैं। तो फॉल्ट, डिफरेंट फॉल्ट्स इन तीनों तरह के होते हैं। सबसे पहली चीज आ जाओ, सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होते हैं वो होते हैं या तो अनबैलेंस, मिसअलाइनमेंट, या बेयरिंग और लूजनेस, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों को अलग कर देते हैं, अनबैलेंस, मिसअलाइनमेंट और बेयरिंग की फॉल्ट। सबसे एक आसान पहला बेयरिंग फॉल्ट करने का तरीका ये है कि बेयरिंग फॉल्ट जो है वो आपके नॉन सिंक्रोनस होता है, वो कभी भी आरपीएम के मल्टीप्लाई पे नहीं आएंगे। वो 1.32x पे चल रहा होगा, वो 2.5x पे होगा, वो 3.9x पे होगा, वो पॉइंट्स में होगा। तो आप जब अगर ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो और उसके ऊपर उसकी, अब ये पीक हम सिस्टम के ऊपर से स्पीड मालूम कर सकते हैं, जिस किसी पीक पे भी जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये पीक कितने के ऊपर है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, किस ऑर्डर के ऊपर। अगर तो वो नॉन सिंक्रोनस वाली पीक्स है ना, जैसे ये सारी इसने ब्लू से शो की थी, ये वाला नॉन सिंक्रोनस है, ये नॉन सिंक्रोनस है, नॉन सिंक्रोनस है, तो ये पता चल जाएगा कि बेयरिंग का फॉल्ट है। आपने स्पेक्ट्रम खोला, स्पेक्ट्रम में पीक मालूम की, स्पीड मालूम की, स्पीड मालूम करके ऑर्डर्स में किया, ऑर्डर्स में करके देख के बता दिया कि भाई ज्यादा, यानी पीक्स आपको नॉन सिंक्रोनस पीक है वो सबसे हाई है, तो आप क्लाइंट को कहते हो सकते हो कि ये बेयरिंग की फॉल्ट है। और अगर तो सिंक्रोनस है और 1x के ऊपर है, अनबैलेंस है, और किसी दूसरे के ऊपर है तो फिर कुछ और फॉल्ट होंगे। तो वो कुछ और फॉल्ट क्या होंगे, तो 2x सबसे ज्यादा देखोगे, तो 2x और 1x दोनों है और 2x ज्यादा है, ये मिस अलाइनमेंट का फॉल्ट होता है। हम बोलते हैं 2x को देख के कि ये मिस अलाइनमेंट है। जब हमें मिस अलाइनमेंट चेक करना होता है तो स्पेक्ट्रम में ये देख रहे होते हैं कि ये 2x आ रहा है या 3x, जो भी आ रहा है। अगर 2x ज्यादा है 1x कम है तो ये मिस अलाइनमेंट है। अगर नॉन सिंक्रोनस है तो ये बेयरिंग्स है। अगर सब सिंक्रोनस है तो ये पंप में इश्यूज होता है। जनरली पंप में सब सिंक्रोनस की हाई होती है, या जिन जिन जगहों पे कोई फ्लो चल रहा है बहुत ज्यादा, कोई भी लिक्विड्स हैं, फ्लो है और वो फ्लो सही नहीं है, तो वो इश्यूज जो है वो सब सिंक्रोनस पे हाई हो जाता है। वो फ्लो एयर का भी हो सकता है, हाँ, वो एयर का भी हो सकता है, पानी का भी हो सकता है, वो कैविटेशन होती है, और बहुत जो डिफरेंट पंपिंग के इश्यूज होते हैं, फ्लो के इश्यूज होते हैं, वो जनरली सब मतलब वो ज्यादातर आप सब सिंक्रोनस पे कहते हैं। कुछ और भी हैं वो मल्टीप्लायर पे भी आ जाते हैं, बट ज्यादा अभी हम ज्यादा वाली ही बात, अगर बेल्ट का प्रॉब्लम है तो हाँ, तो सबके अपने अपने रेट है। बेल्ट की रनिंग स्पीड पे आ जाएगा, तो जो भी रनिंग स्पीड है बेल्ट का भी होगा, तो वो उसकी
बेल्ट वेयर का होता है वो भी सब सिंक्रोनस होता है। इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया था, याद हो अगर वो बहुत सारे ग्राफ उसके अंदर ही सारे मेंशन थे। वो चार्ट हम दोबारा प्रिंट करवाएंगे, वो दोबारा चार्ट इधर बड़ा सा लगेगा, लगाना है लाजमी, और अच्छा बना हुआ तो है, बस उसकी प्रिंटिंग करवानी है। अब मगर पहले हमने उसको पेन से प्रिंट करवाया था, अब वो लेमिनेटेड शीट पे प्रिंट होगा, यानी डायरेक्ट बस लेमिनेशन पे प्रिंट हो। अब उसका अपना ही वुडन बॉक्स, जहाँ से वो प्रिंट होगा वहीं से उसकी वुडन फ्रेम बनेगी, और वो बस अच्छे से। एक पहले बड़ा बनवा लेना, जो हमने बड़ा बनवाया था 5 बाई 3 का, और एक छोटा भी बनवाए थे। छोटे वाले हम बनाएंगे अभी भी कस्टमर के लिए, और बड़ा भी बनाएंगे, तो वो हमारे लिए सारे वो फॉल्ट सारे बताएगा। देखिए अब हम जल्दी जल्दी ये खत्म करते हैं। हाँ, ये तमाम फॉल्ट हैं, ये तब ये फ्रीक्वेंसीज की वजह से ये बेसिकली फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी क्या, जो कि बेसिकली सिस्टम को फोर्स कर रही होती है, एक सिस्टम की अपनी मतलब सिस्टम को फोर्स कर रही है और उसमें वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से, तो वो तमाम फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज है। वो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज की एग्जांपल्स ये आती हैं, ब्लेड पासिंग रेट, ब्लेड एटेक्स, वेन पासिंग वेन और ब्लेड को बताएं, बेल्ट फ्रीक्वेंसी, अगर इन सब की ऐसे अगर 8 ब्लेड्स हैं और एक कंप्लीट रोटेशन में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से 8 ब्लेड गुजर रहे हैं, यानी कि वो शाफ्ट की स्पीड है उसके 8 टाइम्स, तो 8x पे एक पीक देखने को मिलेगी। तो वो फैन का मसला है, यानी फैन के ब्लेड में किसी एक ब्लेड में प्रॉब्लम है, वो हर दफा हुआ है कुछ थोड़ा, तो वो 8 दफा 8 ब्लेड है टोटल, तो बेसिकली 8 दफा पूरी एक रोटेशन में इंपैक्ट क्रिएट करता है। प्रॉब्लम भी हो, अगर 8x आ रहा है और आपने गिन लिए कि अभी हाँ 8 वेन्स हैं या 8 ब्लेड्स हैं और 8x भी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि वो नॉर्मल 8x पे वाइब्रेशन। चलो, तो बहुत सी अब असल में मसला क्या है कि एफएफटी के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि साफ तौर पे 1x 2x 3x सब बहुत सारा होता है ना, खिचड़ी बनी हुई होती है, वो इस तरह का ही होगा। अब इसमें से कौन सा पे फोकस करें, कौन सा पे नहीं करें, तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें ये सारे वो लिखे हैं। स्पेक्ट्रम को देख के सबसे पहली चीज ये स्पेक्ट्रम लगाइए, कोई भी ना, जब आप कोई वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम देख रहे होंगे ना, तो ऐसे लेबल नहीं लिखा हुआ होगा उसके ऊपर ये 1x है, बस वो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा होगा एक सिंगल कलर में, और आपको सबसे पहला काम यही करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है इसमें रनिंग स्पीड कौन सी है। कर्सर लेके जाएंगे तो बताएगा, कर्सर लेकर किस पर जाओगे, जो पीक आ रही है अपनी, जो पहली पीक आ रही है उस पे जाओगे। जरूरी नहीं है ना कि हो सकता है कि कोई ज्यादा हो सकता है कोई सबसिंक्रोनस पीक भी आ रही हो और आप उसको 1x समझ लो गलती से। हाँ, मगर इसको पॉइंट को इग्नोर करते हैं। हाँ, पहली पीक को ही पकड़ते हैं कि पहली पीक 1x ही है जनरली, क्योंकि 99% जो भी पहली बड़ी पीक होगी वो 1x। अच्छा, अब वो बड़ी है छोटी हो, पहली जो पीक है जो डोमिनेंट है, यानी एक तो इस तरह का होगा ना कुछ, और एक पीक हाँ अपनी अच्छी शक्ल में पीक बन रही है, जो वो पीक बन रही है ना वो जनरली 1x होगी, तो वही रनिंग स्पीड होगी, तो वो आपको स्पेक्ट्रम से ऐसे पता चल सकता है। फिर उसके अलावा फिर आप बैलेंसिंग, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो टैकोमीटर लगा एक्चुअल आरपीएम पता लगाया जा सकता है। उसकी टैकोमीटर के डाटा की जो पहली पीक बनती है वो लाजमी रनिंग स्पीड पे ही बनती है, बाकी वाइब्रेशन की कहीं पे भी बनती है। या आप थोड़ा आइडिया लोगे क्लाइंट से कि भाई 3000 की मोटर है, 1500 की है या 700 की है, जनरली इसी स्पीड की होती है, 900 1500 3000। अच्छा, तो ये बहुत सारे इसी तरह के हैं। ब्लेड्स का अपना रेट होता है, वेन की होती है, वेन और ब्लेड तकरीबन एक होता है। ब्लेड फैन के लिए यूज होगी, ये पंप के लिए यूज होगी, फिर बेल्ट की, गियर की, रोटर बार, ये सारी चीजें बात है। सिर्फ इस पे आ जाता है बेयरिंग के ऊपर, बेयरिंग फ्रीक्वेंसी। अब बेयरिंग के अंदर भी 4 तरह के फॉल्ट होते हैं, तो ये चारों फॉल्ट है। एक बेयरिंग सिंगल एक पार्ट तो है नहीं, बेयरिंग में 4 पार्ट होते हैं, ये पता होना चाहिए। बेयरिंग जो है वो इटसेल्फ 4 पार्ट से मिलके बनता है। उसकी एक होती है आउटर रेस, फिर अंदर होती है उसके बॉल्स होती हैं, बॉल्स जहाँ बॉल्स के ऊपर आउटर रेस है, बॉल के नीचे इनर रेस है, 2 रिंग्स के दरमियान बेयरिंग की बॉल चल रही होती है, ठीक है। तो एक आउटर रेस हो गई बॉल्स के ऊपर, बॉल्स के नीचे वाली इनर रेस हो गई, और बॉल्स हो गई तीसरी चीज, और चौथी चीज होती है जो बॉल्स को पकड़ता है, वो गेज। और 4 चीजें होती हैं। हाउसिंग, बेयरिंग की कोई हाउसिंग नहीं होती,
हाउसिंग एक अलग चीज होती है ना, आप हाउसिंग में बेरिंग को माउंट करते हो, बेरिंग इटसेल्फ तो कोई खास बेरिंग नहीं होता, पार्ट्स होते हैं, वो 4 पार्ट, हर 4 पार्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका अपना एक स्पेक्ट्रम, अपना एक अपनी पीक होती है। तो चारों के चारों पीक कहाँ होगी, बेरिंग की पीक्स कहाँ होती है, नॉन सिंक्रोनस। वो चारों के चारों पीक्स अलग अलग होंगी स्पेक्ट्रम में, मगर वो होंगी ऑर्डर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऑर्डर में नहीं होगा। बहुत ज्यादा नॉन सिंक्रोनस पीक्स बने अगर बेरिंग का फॉल्ट हो। नहीं जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा बने। जनरली ये फिर वेलोसिटी में नहीं दिखती, इसके लिए हमें एक्सेलरेशन में जाना पड़ेगा या जी का ग्राफ देखना पड़ेगा। जाते तो हाँ वहाँ पे आपको दिखेगी, जी में वाज़ेह दिखती जी है, में वाज़ेह दिखेगी। फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, फिर आओ अपने नॉर्मल स्पेक्ट्रम पे। अगर हम जनरली नॉर्मल स्पेक्ट्रम देख रहे होते हैं तो फिर उसमें गायब, उसमें नहीं दिख रही होंगी। अगर फॉल्ट कम होगा, अगर फॉल्ट ज्यादा है, ये पीक दिख रही है ना, तो आप समझ लो कि बेरिंग फारिग हो गया। नॉन सिंक्रोनस पे पीक्स अगर ज्यादा दिख रही हैं नॉर्मल स्पेक्ट्रम में, तो आप कहोगे यार बेरिंग में मसला है। अब कौन सा है, इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा। अच्छा, एक तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है, आपके पास जो है ना बेल्ट ड्रिवन सिस्टम, बेल्ट ड्रिवन सिस्टम में क्या होगा कि मोटर की आरपीएम कुछ और होंगे और फैन के टायर डिफरेंट होने की वजह से फैन की आरपीएम कुछ और होंगे। जब आप डाटा कलेक्ट करोगे तो अगर आप फैन के आरपीएम को 1x कंसीडर कर रहे हो, तो जो मोटर के आरपीएम है वो नॉन सिंक्रोनस बता रहा होगा स्पेक्ट्रम। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉन सिंक्रोनस नहीं है, ये मोटर का सिंक्रोनस है। फैन का अलग सिंक्रोनस हो गया, मोटर का अलग इसमें टू प्लेन बैलेंसिंग होती है ना, एक आप नहीं, बैलेंसिंग में नहीं जाओ ना। इसमें टू प्लेन नहीं होती, मतलब टू प्लेन और वन प्लेन का डिफरेंट चीज है। कहने का मकसद है अगर एक से ज़्यादा शाफ्ट है आपके पास सिस्टम में, एक ही सिस्टम में, तो एक से ज़्यादा रनिंग स्पीड भी हो सकती है। एक से ज़्यादा रनिंग स्पीड हुई, एक ज़्यादा सिंक्रोनस स्पीड हो गई, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सिंक्रोनस है, लेकिन अभी ये कौन सी वाली शाफ्ट की है। यदि 2 शाफ्ट है तो आपको बस ध्यान में रखना है आपने कि 2 सिंक्रोनस स्पीड है। तो इसके ऊपर इतना ज्यादा आप लोगों का वो है। अगर बेरिंग फ्रीक्वेंसीज, बेरिंग के बताओ, बेरिंग में 4 फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन चारों को होता है 4 एलिमेंट होते हैं, वो 4 एलिमेंट के ऊपर काफी बेरिंग की फ्रीक्वेंसीज क्या है, अक्सर सॉकेट्स के अंदर जो है वो सॉकेट्स के अंदर जो डेटाबेस होता है, जो पार्ट है सिस्टम में, जो बेरिंग डेटाबेस है वो दिखाते हैं हमारा। बेरिंग डेटाबेस दिखाते हैं। हाँ, और उसके मतलब अभी हमें स्पेक्ट्रम पूरा सिस्टम खोलने की कोशिश करते हैं, अभी मैं जल्दी इसीलिए खत्म कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये कैसे होगी है ये यहाँ पे चेंज हो रही है। अच्छा, हम इसके बाद जो है ना फिर वो सिस्टम को खोल देते हैं। तो ये जो बेरिंग की फ्रीक्वेंसीज क्या वो मालूम करने का एक और तरीका ये होता है कि स्पेक्ट्रम आ गया आपके पास, सिस्टम के अंदर एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स के अंदर बेरिंग की जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये चारों, इनके बेरिंग नंबर अगर आप इसमें नोट करें तो आप उसको बता दें कि ये बेरिंग नंबर है, तो वो आपको उसकी पीक हाईलाइट कर देगा कि भाई इस बेरिंग नंबर की अगर तो फॉल्ट होगा ये चारों वाला, तो ये इस जगह पे आएगा। अगर उसी जगह पे पीक हाई है तो उससे पता चल जाएगा कि ये वाला मसला है इस बेरिंग के अंदर। अगर तो आपको शक हो जाए ना कि यार ये इसमें है, अब कौन सा मसला है, तो कौन से मसले को याद रखने के लिए आपको बेरिंग का नंबर पता हो तो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे फिर, अगर कोशिश करेंगे कि बेरिंग के